हेलो एवरीवन। यूजी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट्स विद इट। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसकी जो प्रोसेस है एक जगह से दूसरी जगह जाने को, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जो भी फूड हम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है एज ए न्यूट्रिएंट्स बोल के, उसका ब्रेकडाउन होता है। जो वाटर हम पीते हैं वैसे ही प्लांट्स के लिए भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। तो एक जगह से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक जाना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। द वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शुड आल्सो मूव टू द रीजन ऑफ एक्सक्रीशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सेल का बनाया जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो भी एक्सक्रीशन के रीजन तक जाना जरूरी होता है। Transportation in animal takes place through circulatory system which includes blood, blood vessels and hearts. तो एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मतलब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। और ब्लड क्या होता है? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे बॉडी को कनेक्ट करने का काम, हमारे बॉडी के टिश्यू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम ब्लड करता है। इसलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और जिसमें फ्लूइड मीडियम होता है प्लाज्मा, मतलब ब्लड में जो होता है प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। और इनके अलावा होता है प्लाज्मा। Functions of blood are to transport food, oxygen, carbon dioxide, nitrogenous waste, salts, etc. तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट करना, हमारे लंग से हर एक सेल तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, क- हर एक सेल ने बनाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट करना, सॉल्ट्स एंड आयंस का ट्रांसपोर्ट करना, ये सब फंक्शंस ब्लड का होता है। A pumping organ is necessary to push the blood around the body। और हमारे एनिमल के बॉडी में जो भी ब्लड है उसको पुश करने के लिए पंपिंग ऑर्गन, जो हमारे वाटर में मोटर होती है जो वाटर को पुश करने का काम करती है, वैसे पुशिंग के लिए पंपिंग ऑर्गन होना जरूरी होता है। हर्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच पुशेस द ब्लड अराउंड द बॉडी। और एनिमल के बॉडी में एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो कि जिसका नाम है हर्ट। हर्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हर्ट सिर्फ मसल का बना हुआ है, उसको पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि ब्लड को हमारे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम हर्ट करता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच कैरी ब्लड टू सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जो कि एनिमल बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसमें नेक्स्ट पार्ट है ब्लड वेसल। ब्लड के बाद ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक कैनल है जिसके थ्रू हार्ट से ब्लड हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है। वैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। टू स्पेशल ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स। एनिमल्स के बॉडी में टू इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल होती है, एक होती है आर्टरी एंड एक होती है वेन। आफ्टर रीचिंग द ऑर्गन द आर्टरीज डिवाइड इन टू स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड एज कैपिलरीज। और ऑर्गन तक पहुंचने के बाद जो आर्टरी होती है वो छोटे छोटे वेसल्स में, छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती है और उस छोटे ब्रांचेस को हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर नथिंग बट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की ब्रांचेस जो होती है उनको ही कैपिलरीज कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट which is the most important part of our circulatory system. Heart is the muscular pumping organ which pushes the blood around the body। हमारे बॉडी में ब्लड पुश करने का काम, धकेलने का काम, हर एक सेल तक पहुंचाने पहुंचाने का काम हार्ट करता है। देखिए है हार्ट का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एवोर्टा एंड वेना cava एंड ऑल द ऑर्गन्स आर हेयर। Blood transports carbon dioxide to the lungs from the cells for removal and carries oxygen from the lungs to the heart, and heart pump the blood to all the cells of the body। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। जो सेल से बनाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन में हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज है,
तो हम वो लंग्स तक पहुँचने पहुँचने का काम ब्लड करता है और लंग्स में से ऑक्सीजन हर एक सेल तक ले जाने का काम हार्ट करता है। तो हार्ट ब्लड को पुश करता है, हर एक सेल तक जाने के लिए, बॉडी के हर सेल तक ब्लड को पहुँचने के लिए ब्लड को पुश करने की ज़रूरत होती है और वो पुश करने का काम हार्ट करता है। Heart has different chambers such as right atrium, right ventricles, left ventricle to prevent the mixing of oxygenated and carbon dioxide rich blood. हार्ट के देखिए हार्ट के चंबर होते हैं। चंबर मतलब क्या हार्ट के पार्ट होते हैं, चार पार्ट। अपर जो पार्ट है उसको आर्टरियम कहा जाता है और लोअर जो पार्ट है उसको वेंट्रिकल कहा जाता है। तो आर्टरियम जो है वो राइट वाले आर्टरियम को राइट आर्टरियम कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले आर्टरियम को लेफ्ट आर्टरियम कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है उसे वेंट्रिकल कहते हैं। उसमें भी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल 2 पार्ट होते हैं। The thin-walled upper chamber, left atrium, relaxes and oxygenated blood enters in it. और अपर चैम्बर जो होता है जिसे हम आर्टरियम कहते हैं, तो लेफ्ट आर्टरियम जब भी रिलैक्स होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें एंटर होता है। जो लंग से आया हुआ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट आर्टरियम में एंटर होता है। Left atrium then contracts and the next chamber left ventricle expand and thus blood enter in it. लेफ्ट atrium contract होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट atrium में आया है वो बाद में नेक्स्ट चैम्बर में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। When the left ventricle contract, the blood is pumped out to the cells of the body. और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड हमारे बॉडी बॉडी के लिए पंपिंग आउट हो जाता है। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जर्नी देखो कैसी है। पहले वो आता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी में हो जाता है, पूरे बॉडी में। Deoxygenated blood from the body reaches the right upper chamber, right atrium when it expands. और deoxygenated blood जो होता है वो राइट atrium में आता है। As the right atrium contracts, the lower chamber right ventricles dilates. और राइट atrium में आने के बाद राइट atrium जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो deoxygenated blood उसके आगे के चैम्बर में यानी राइट वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा। Separation of right and left side of heart allows efficient supply of oxygen to the body and useful for animals that have high energy needs to maintain their body temperature. और ये सेपरेशन है राइट एंड लेफ्ट चैम्बर का, हार्ट का राइट और लेफ्ट पार्ट का, ये जनरली क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो इसलिए है। और हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, इफिशिएंट सप्लाई हमारे बॉडी को चाहिए, वो सप्लाई देने के लिए और एनिमल को एनर्जी की नीड होती है, वो उस सप्लाई से पूरी होती है और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। In some animals, body temperature depends on temperature in the environment, and thus they do not use energy to maintain their body temperature. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, तो उनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। Amphibians and reptiles have three-chambered heart and allows some mixing of oxygen and deoxygenated blood. एम्फीबियंस यानी जो ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। एंड रेप्टाइल्स, ये जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल क्लास है एनिमल का, इनके पास थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं। जैसे हमने देखा ह्यूमन में और मैमल्स में फोर चैम्बर हार्ट होता है, वैसे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हार्ट होता है और उसमें मिक्सिंग भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसकी मिक्सिंग भी अलाउ की जाती है। Fishes have two-chambered heart, and the blood is pumped to the gills for oxygenation and transported directly to all cells of the body. और फिशेस का हमने देखा है, फिशेस में गिल्स होते हैं फॉर द ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए गिल्स होते हैं और फिश में जो हर्ट है वो टू चैम्बर्ड हर्ट होता है और उसमें से डायरेक्टली एक ही बार ब्लड आगे चला जाता है। When blood goes through the heart twice during each cycle, the process is called double circulation. और डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? अगर हर्ट में से 2 बार ब्लड जा रहा है, ठीक? ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, देखो हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है, एक एक साइकिल ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में एंटर करता है, हार्ट से बॉडी को दिया जाता है। और एक साइकिल में ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है हार्ट में और वो लंग्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट होता है। ऐसे सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। In fish, blood goes only once through the heart and thus fish shows single circulation. और फिश में, मछलियाँ में ये जो ब्लड है वो एक ही बार बॉडी में जाता है तो इसलिए सिंगल सर्कुलेशन उसे कहते हैं। तो सर्कुलेशन की जनरली टू टाइप्स है, डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स।
Blood vessels are the tube-like structure which carries the blood through cells, tissue and organs. हमने इसके पहले भी देखा थोड़ा सा पार्ट। ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हार्ट से ब्लड कैरी करने का काम और हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे वेसल्स को, वैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के दो टाइप्स है, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स, विच आर कनेक्टेड टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड। ब्लड वेसल्स के जो टाइप है, आर्टरीज एंड वेन, वो हार्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये देखिए, ये ब्लू कलर के आपको कुछ वेसल्स दिखाई दे रही है, कुछ रेड कलर की वेसल्स दिखाई दे रही है। तो रेड कलर की जो वेसल्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उनको आर्टरीज कहा जाता है। और ब्लू कलर की वेसल्स जो आपको दिखाई दे रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, उनको वेन्स कहा जाता है। तो देखिए, आर्टरीज क्या होता है? Arteries carries the blood rich in oxygen from the heart to all the parts of the body. हमारे हार्ट से ऑक्सीजन युक्त ब्लड हर एक सेल तक पहुंचाने का काम जो वेसल्स करते हैं, उन वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं। The pressure exerted by the arteries while blood leave heart is rapid and thus wall of arteries are thick. और आर्टरीज की जो वॉल होती है, आर्टरीज का जो सराउंडिंग का वॉल होता है वो थिक होता है। वो थिक क्यों होता है? हमने देखा, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद वो ब्लड आर्टरीज में जाता है और पंपिंग की वजह से उस आर्टरीज के ऊपर प्रेशर आता है, आर्टरीज के वॉल के ऊपर प्रेशर आता है और उस प्रेशर के वजह से वो फट ना जाए, वो रप्चर ना हो जाए, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है। Next, vessels are the veins. Veins carries blood rich in carbon dioxide from all the cells of the body to the heart. हमारे बॉडी के तरफ से, हमारे सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है, वो हर तक लाने का काम जो वेसल्स करते हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द वेन्स इज लेस एंड हैव थिन वॉल्स। और वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, क्योंकि बॉडी से आने वाला जो ब्लड है उसका कोई प्रेशर नहीं होता, उधर कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, तो इसलिए उस वेन के सराउंडिंग में कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए वेन का जो वॉल है वो थिन होता है। Valves present in the vein ensure that the blood flows only toward the heart. लेकिन वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व किस लिए प्रेजेंट होते हैं कि वेन्स में जो ब्लड आता है वो कोई पंपिंग ऑर्गन के थ्रू नहीं आता, इसलिए उसका प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम होने की वजह से वो रिटर्न आ सकता है, तो ऐसा ना हो, एक बार वेन में जो ब्लड एंटर हुआ उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन ना हो, इसलिए वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। The arteries divide into extremely small thin branches on reaching the tissues. These small branches are called as capillaries. और arteries जो होती है वो कौन से भी ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद, टिश्यू के बाद पहुंचने के बाद छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल ब्रांचेस में, थिन पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। उस ब्रांचेस को हम कैपिलरी कहते हैं। ये देखो, आंखों में जो रेड रेड कलर के छोटे छोटे कैपिलरीज दिखाई दे रही है आपको, तो इट इज एग्जांपल ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। Platelets are the colorless tiny blood cells without nucleus circulate through the bloodstream. प्लेटलेट भी एक ब्लड का ही कंपोनेंट है, ब्लड का ही एक पार्ट है। ब्लड सेल्स जो हमने देखा है, ब्लड किसका बना हुआ होता है? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का। तो ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आता है। तो प्लेटलेट एक कलरलेस ब्लड सेल है। प्लेटलेट का कोई न्यूक्लियस भी नहीं होता और सर्कुलेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू ये हर बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ड्यूरिंग इंजुरी द ब्लीडिंग नीड्स टू मिनिमाइज नेचुरली। जब भी हमें ब्लीडिंग होती है, कोई वुंड की वजह से हो, कोई चोट की वजह से हो या इंटरनल ब्लीडिंग हो, जब भी ब्लीडिंग होती है तो उस वो नेचुरली मिनिमाइज़ की जाती है। ब्लीडिंग एक 2 या 8 मिनट तक रहती है, उसके बाद वो रुक जाती है। तो उसमें प्लेटलेट्स काम आते हैं। लीकेज ऑफ ब्लड कैन आल्सो रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम ड्यू टू लॉस ऑफ प्रेशर। और ब्लड का अगर लीकेज हो गया, कोई इंजुरी की वजह से, तो पंपिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। Platelet cells are present in the body to plug the leaks and to stop bleeding by clotting the blood and at the point of injury. तो प्लेटलेट हमारे बॉडी की ऐसी सेल है जो इंजुरी की जगह जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको प्लग करने का काम, मतलब वो जो लीक है उसको स्टॉप करने का काम प्लेटलेट करते हैं। तो स्टॉप करने का क्या मैकेनिज्म है? तो प्लेटलेट का क्लॉटिंग बनाते हैं, प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें होते हैं। तो प्लेटलेट क्लॉटिंग मतलब एक जगह आते हैं सब प्लेटलेट और उधर वो उस लीक को प्लग कर देते हैं और वो इंजरी इंजरी से जो ब्लीडिंग आ रही है वो रुक जाती है फिर। प्लेटलेट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड क्लॉट द ब्लड व्हेनेवर नेसेसरी।
प्लेटलेट हमारे ब्लड के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और ब्लड का क्लॉटिंग करना जब भी नेसेसरी हो, जब भी ब्लड का क्लॉटिंग ज़रूरी है, तब प्लेटलेट्स उस ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं। उसके बाद आता है लिम्फ। व्हाट इज़ लिम्फ? लिम्फ इज़ अनदर फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड के साथ-साथ ही और एक फ्लूइड हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं लिम्फ। Some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into the intercellular spaces in the tissues to form lymph or fluid, tissue fluid. तो लिम्फ में क्या-क्या होता है? कुछ प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ ब्लड सेल भी होते हैं, जो कि इंटरसेल्युलर 2 सेल के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में टिश्यू के बीच में जो स्पेस है, उस टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है, उसे जनरली हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। लिम्फ ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है, उसके जैसा ही होता है। प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो सा, लिम्फ का कलर नहीं होता और लिम्फ में जो प्रोटीन है वो कम होता है और प्लाज्मा में प्रोटीन ज्यादा होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज व्हिच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड व्हिच ओपन इनटू लार्जर वेन्स। और ये जो लिम्फ है, उस लिम्फ के भी छोटे-छोटे ब्रांचेस है जिसे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं। वो कैपिलरीज एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं और लिम्फ वेसल्स फॉर्म करते हैं। Function of lymph is to carry absorbed digested fat from intestine, and it also drains excess fluid from extracellular space back into the blood. ये lymph का function क्या होता है? तो डाइजेस्टेड फैट जो है इंटेस्टाइन से कैरी करने का काम और एक्सेस फ्लूइड जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होता है सेल के बाहर का स्पेस, अगर उधर फ्लूइड ज्यादा हुआ है तो उसको कलेक्ट करने का ड्रेन करने का काम और ब्लड में उसको वापस डालने का काम लिम्फ करता है। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ में क्या-क्या होता है? पहला वाटर, लिम्फ में होता है वाटर, सॉलिड होते हैं। द सॉलिड कंटेंट फाउंड इन द लिम्फ एज़ आर फॉलोज़। सॉलिड में क्या-क्या होता है? प्रोटीन होता है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन ऐसे अलग-अलग प्रकार के प्रोटीन्स उसमें होते हैं। फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अदर कंस्टिट्यूएंट यूरिया, क्रिएटिनिन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, क्लोराइड्स है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस, कैल्शियम, एंजाइम्स, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, वो सब लिम्फ में होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? इट सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। हमारे बॉडी में जिस पार्ट में ब्लड नहीं जा सकता, उस पार्ट में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम लिम्फ करता है। इट ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। अगर हमारे टिश्यू में फ्लूइड अगर ज़्यादा हुआ है, तो उसको ड्रेन अवे करने का काम लिम्फ करता है। मतलब निकाल लेने का काम, वो एक्सेस फ्लूइड को निकाल लेने का काम लिम्फ करता है। लिम्फ रिटर्न्स प्रोटीन्स टू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू स्पेस। टिश्यू में अगर प्रोटीन ज़्यादा हुए हैं, जिसका उधर काम नहीं है, तो फिर वापस ब्लड स्ट्रीम में डालने का काम लिम्फ करता है। फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर आल्सो एब्सॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ। फैट जो होते हैं इंटेस्टाइन में, उस फैट का एब्जॉर्प्शन भी लिम्फ के थ्रू होता है। द लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ऑफ लिम्फ एक्ट एज डिफेंसिव सेल्स ऑफ द बॉडी। जो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं, जो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी की डिफेंसिव सिस्टम यानी हमारी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, वो भी लिम्फ में ही प्रेजेंट होते हैं। द लिम्फ आल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम टिश्यू। टिश्यूज में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी रिमूव करने का काम लिम्फ करते हैं। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। उसके बाद सर्कुलेशन में हमने देखा ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये 3 ऑर्गन इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड को हमारे हर एक सेल तक पहुँचाने के वेसल्स होते हैं। उस वेसल्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड हर एक बॉडी तक पुश करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है। वो हार्ट पंपिंग ऑर्गन होता है। उस हार्ट का स्ट्रक्चर भी हमने डिटेल में देखा। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। अब प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है? सॉइल इज द नेचुरल एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो भी नेचुरल सोर्स है विटामिन्स का, सॉरी, और न्यूट्रिएंट्स का, जो भी प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी वाटर चाहिए, वो सॉइल से ही लेता है प्लांट। रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। जितना भी रॉ मटेरियल लगता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, अदर मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट के रूट एब्सॉर्ब करते हैं बाय द सॉइल। प्लांट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। प्लांट जो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू, वो रूट से लीव्स तक, मतलब जमीन के नीचे से रूट से तो जमीन के ऊपर वाले लीव्स तक ले जाने का काम प्लांट में होता है।
As the distance between root and leaves is large, diffusion is not sufficient to provide raw material to leaves and energy to roots. और रूट के बीच में और लीव्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए और वाटर प्रोवाइड करने के लिए. Plants use slow transport system but large as required in tall plants to transport energy from leaves and raw materials from roots. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, लेकिन जो टॉल प्लांट है, बड़े प्लांट है, उसमें एनर्जी प्लांट्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम लीव्स टू द रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स. रूट से जो रॉ मटेरियल लिया है, वाटर लिया है, वो बड़े बड़े प्लांट तक डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाता. A group of special cells forming vascular tissue transports water and nutrients to all the cells of the plant. तो प्लांट में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं. वो वाटर का ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं प्लांट के बॉडी में. टू टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू आर जाइलम एंड फ्लोएम. तो प्लांट के बॉडी में दो प्रकार के वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लांट में करते हैं. वो टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem transport water and minerals obtained from the soil. सॉइल से जो भी वाटर एंड मिनरल लिए हैं, एब्जॉर्ब किए हैं प्लांट के रूट ने, वो हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलेम करते हैं. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और फोटोसिंथेसिस जो लीव्स में होता है, मतलब फूड जो लीव्स में तैयार होता है, उस फूड की जरूरत रूट को भी होती है, रूट के सेल को भी होती है, स्टेम के सेल को होती है, ब्रांच के सेल को होती है. तो लीफ में बनाया हुआ फूड हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचने के लिए एक वेसल्स होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोएम. Cells in the root which are in contact with the soil take up ions which create difference of concentration between the roots and the soil, and therefore water moves the roots to eliminate the difference. तो रूट के अंदर वाटर कैसे जाता है? तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो आयंस होते हैं सॉइल में, फास्फोरस, सोडियम, वो आयंस क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस बनाते हैं. और उस डिफरेंस की वजह से हमें पता है ज़्यादा डिफरेंस से कम डिफरेंस तक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो उसी प्रकार से वाटर और मिनरल्स रूट में एंटर करते हैं. वाटर इज मूव्ड इनटू जाइलम ऑफ रूट एंड फ्रॉम वेयर इट इज पुश अपवार. और जो वाटर है वो फिर रूट हेयर से जाइलम में एंटर करता है और जाइलम में फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर वो चला जाता है लीव्स तक. प्लांट यूज डिफरेंट मैकेनिज्म टू पुल वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम लाइक. तो प्लांट में अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं पानी को ऊपर खींचने के लिए, पुल करने के लिए. जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें पहला है वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट. जो वाटर का बैलेंस है प्लांट में, वो बैलेंसिंग कैसा करता है? तो जितना भी स्टोमाटा के थ्रू वाटर लॉस होता है उतना ही वो नीचे से एब्जॉर्ब किया जाता है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ क्रिएट अ संक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर. इवेपोरेशन की वजह से जो लीफ है वो एक संक्शन फोर्स, मतलब खींचने वाला एक फोर्स तैयार करते हैं जो कि वाटर को खींचता है ऊपर. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. और जो स्टोमाटा के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू वाटर के लीव्स से वाटर का लॉस होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये ट्रांसपिरेशन का कुछ इंपॉर्टेंस है. रेगुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करते हैं. हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स. अगर ट्रांसपिरेशन ही नहीं हुआ तो रूट पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे. तो ट्रांसपिरेशन अगर हो रहा है तो रूट जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. When stomata are open during the day, large amount of water is lost and thus upward movement of water also become more. स्टोमाटा जो डे के टाइम में ओपन होता है उसकी वजह से, स्टोमाटा ओपन की वजह से वाटर का लॉस भी वो स्टोमाटा की वजह से होता है. और वाटर लॉस अगर ज्यादा होता है तो वाटर का मूवमेंट जो है, अपवर्ड मूवमेंट एब्जॉर्प्शन करने के बाद, वो भी ज्यादा होती है. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस. और फ्लोएम जो होता है फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होता है, मतलब फूड जो होता है प्लांट के ल्यूज में बनाया हुआ, वो हर एक पार्ट तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. और फूड प्रोडक्ट, फूड के सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. The substance are transported to the storage organ of roots, fruits and seeds. तो फोटोसिंथेसिस का जो सोल्यूबल प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है? तो रूट में जाता है, फ्रूट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, सीड में वो चला जाता है. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज बायडायरेक्शनल, दैट इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. और हमने देखा प्लांट में जो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है वो बाय डायरेक्शनल है. बाय यानी दो दो डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है. हमने देखा अपवर्ड कैसी होती है, रूट
नीचे से वाटर को न्यूट्रिएंट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वो ऊपर तक जाते हैं थ्रू द जाइलम और डाउनवर्ड कैसे होते हैं? ऊपर वाले लीव्स में जो फूड बनाया हुआ होता है, जो सॉल्युबल मटेरियल बनाया हुआ होता है, वो ऊपर से नीचे तक लाने का काम फ्लोएम करते हैं। यानी प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो बाय डायरेक्शनल है। एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन और जो ट्रांसलोकेशन है, उसके लिए एनर्जी यूटिलाइज़ होती है। जो एनर्जी बनाते हैं प्लांट, वो एनर्जी ट्रांसलोकेशन के लिए यूटिलाइज़ होती है। Materials like sucrose moves to phloem using energy, increasing the osmotic pressure of the tissue, causing water to move and material in the phloem to tissue according to the plant's need. और जो सुक्रोज है, मटेरियल्स लाइक सुक्रोज जो फ्लोएम में मूव होता है, वो एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसकी वजह से बढ़ता है और अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड ये मूवमेंट होती रहती है। इसका एक एग्जांपल है, व्हेन द बर्ड्स ग्रो दीज नीड एनर्जी एंड शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स एज शुगर इज एन एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल। जब भी समझो प्लांट का बड ग्रो हो रहा है, तो बड क्या है? एक ग्रोइंग ऑर्गन है। तो उस ग्रोइंग ऑर्गन को ग्रो होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उधर एनर्जी सप्लाई की जाती है एज द शुगर। थैंक यू।